नमस्कार। आज केमिकल स्टॉक में एक लाजवाब स्टॉक पे बात करने वाला हूँ। आखिर क्या कहना चाहता है स्टॉक, उस पे चर्चा करते हैं। और बेसिकली कंपनी जो है बड़ी ग्रुप से कामकाज करती नजर आती है। बड़ी ग्रुप्स की कंपनी है जिसका नाम है टाटा। टाटा एक बड़ी ग्रुप्स है और उसी की एक केमिकल्स कंपनी है। उसका क्या पोटेंशियल निकल के आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि चार्ट में हम देख रहे थे। सबसे पहले हम चार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। चार्ट में ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटल अच्छी खासी हो सकती है, क्योंकि इसका चार्ट ये दर्शाता है जो एक सस्टेन करती नजर आती है चार्ट में, और यहाँ से जंप करती नजर आ सकती है आने वाले समय में। तो चलते हैं जानने का प्रयास करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो टाटा केमिकल जो कंपनी है वो 1939 में बनी थी। बहुत पुरानी कंपनी है, टाटा ग्रुप की है। मैन्युफैक्चर एंड द एक्सपोर्ट्स बेसिस केमिस्ट्री एंड द स्पेशलिटी प्रोडक्ट। और ये बेसिकली केमिकल्स और स्पेशल केमिकल में कामकाज करती नजर आती है कंपनी। इसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट में, उसकी लेके चलते हैं। सबसे पहले आती है करंट प्राइस। मैं इसको सबसे पहले करता हूँ इसको कट। अक्सर लोग करंट प्राइस को ज़्यादा अहमियत देते हैं। मैं कहता हूँ करंट प्राइस तो केवल 3 फैक्टर से बनी हुई है। उस फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड है? फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल, जिसको कहते हैं FTS। तो FTS से बनी है इसकी प्राइस। और इस प्राइस में क्या कहती है? सबसे पहले फंडामेंटल की प्राइस। फंडामेंटल की प्राइस जब देखा जाए तो कहती है बुक वैल्यू है 873 रुपये का। छोटा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुक वैल्यू काफ़ी हैवी है। इंट्रेंसिक वैल्यू काफ़ी कम है। इसके एसेट सोल्यूशन के हिसाब से देखा तो इंट्रेंसिक वैल्यू काफ़ी कम, 352 के आसपास है। और अर्निंग पर शेयर 10 रुपये 5 पैसे, 10 रुपये 50 पैसे का, सॉरी। और स्टॉक पी के बारे में पता होगा। इसके बारे में एक सिंपल ऐसा कहते हैं, इसको हम करते क्या हैं, इस प्राइस को, करंट मार्केट प्राइस को किससे करते हैं डिवाइड कर दें इससे, तो निकल के आ जाती है करंट पी, क्योंकि स्टॉक की पी है। लेकिन क्या स्टॉक की पी जो इंडस्ट्रियल की पी है उससे कंपेयर कर दी है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये देखने को ये है, ये जो अच्छा इंडस्ट्री में जो और भी कंपनियां हैं उन सब का एवरेज पी तो करीब 44 ही आती, 41 ही आती है। इसके हिसाब से इसका जो वैल्यूशंस है करंट मार्केट प्राइस का, वो थोड़ा महंगा दिखता है। तो क्या महंगा ऐसे इसी का अंदाजा किया जा सकता है या कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं? ये चलते हैं और नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट फैक्टर में ROC कहती है 7.81, ROE कहती है 2.32। और कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, इसका भी इफेक्टेड होता है फ्यूचर के लिए। फेस वैल्यू की मैं क्या बात करूँ, क्योंकि फेस वैल्यू हमेशा 1 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक हमने देखा है। और उसके बाद देखा जाए एक बड़ी बात होती है जी डेट टू इक्विटी को लेकर के। ये भी माइंड में आता है किसी स्टॉक को लेकर, अच्छा कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। तो ये रेशियो कहती है कितना, 0.25 का। और करंट रेशियो भी देखा जाए तो करंट रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा, थोड़ा सा 0.95 के आसपास का रहा। इसके बाद क्या है, प्रमोटर्स होल्डिंग, जो टाटा ग्रुप की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर डायरेक्टली, वो कहती है 38% का। कोई प्लेज नहीं है। और अभी तक के प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो करीब करीब 127% का जंप किया है। कहाँ से? बुक वैल्यू से। तो इसी का आकलन में एक दो इफेक्ट हमने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है रेशियो के पर्पस के लिए। और वो इस स्पेशल ये है, जो किसी बिजनेस को समझने के लिए उसकी प्रॉफिट पार्ट को और सेल्स पार्ट में मार्केट में कितने पैसे फंसे होते हैं और कितने दिन के लिए फंसे हैं, इसके क्रम में देखा गया। जो AR वर्सेस हमने लिया सेल्स को, तो सेल्स के बेस पे जितना सेल्स का रेशियो था उसके हिसाब से देखा गया करीब 12% जो है वो इनका AR मार्केट में रहा, अर्थात क्या रहा, ट्रेड रिसीवेबल्स रहा, जिसमें इन्होंने ऑलरेडी क्या किया, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। ठीक है, आगे क्या कहती है, AR वर्सेस हमने प्रॉफिट को लिया। तो प्रॉफिट को बेसिस पे AR को देखें तो ये लगता है कि जो प्रॉफिट से 4 गुना से ज़्यादा, 4.5 गुना, अर्थात 437% का क्या है, AR बचा हुआ है। अर्थात वो मार्केट में पड़ा हुआ है, और वो मार्केट में कब तक के लिए है, नियरली 1.5 महीने के लिए, अर्थात 45 दिन के लिए ये पैसा मार्केट में घूम रही है।
चलिए आगे आगे जानने के प्रयास करते हैं इसके मार्केट में घूमने के सारे रीजन, और वो रीजन का क्या हो सकता है। चलते हैं इसके बारे में एक नज़र डालते हैं कंपनी की वेबसाइट्स पे। तो कंपनी कहती है ग्रीन केमिस्ट्री फॉर द सस्टेनेबिलिटी, और ये केमिकल्स इंडस्ट्रीज में बादशाह के तौर पे कामकाज करते हैं। कहते हैं नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी हेल्प अस स्टे फ्यूचर रिलेवेंट्स। और इन नंबर्स में इनके पास ये आती है जो हमारे ये हम कंपनी जो है किसमें कंपनी है कहती है थर्ड लार्जेस्ट सोडा एस प्रोडक्ट ग्लोबली, वर्ल्ड के सबसे कहती है लार्जेस्ट हम प्लांट्स, एशिया लार्जेस्ट कहती हैं साल्ट वर्क। अर्थात ये कहती है कंपनी जो जो टाटा साल्ट आता है ना सर, साल्ट इसी से चलती है क्या, एशिया की लार्जेस्ट जो कि साल्ट वर्क काम काज करती है। कहती है करीब 4400 एम्प्लॉय अक्रॉस कितना 4 कॉन्टिनेंट, और 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अक्रॉस द ग्लोबल। ग्लोबल में 24 टोटल 13 इनके पास प्लांट्स यहाँ पे अपडेटेड डेटा देखने को बनती नजर आती है। इसके बाद ब्रांड की बात करूँ तो टाटा के ब्रांड ढेर सारा है। आप ब्रांड्स के मैं कोई प्रमोशन से एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ किसी ब्रांड को लेकर के, हम इस स्टॉक को समझने का प्रयास करता हूँ कि क्या क्या ब्रांड्स हैं और ये ब्रांड्स हमारी नज़र में आती है या नहीं आती है। इसके प्रोडक्ट की तरफ देखें तो प्रोडक्ट में ढेर सारा प्रोडक्ट है, एशिया पैसिफिक प्रोडक्ट है। उसके बाद देखा गया कि यूरोपियन बेस में भी कामकाज करती है, बिगांडी में काम करती है, साउथ अफ्रीका में काम करती है, नॉर्थ अमेरिका में कामकाज करती नज़र आती कंपनियां हैं। और इसके साथ एप्लीकेशन तरफ देखा है तो ये एग्रीकल्चर्स में काम काज करती है, एनिमल्स न्यूट्रिशन में काम करती है, केमिकल्स, मतलब ढेर सारा जितने भी चीज़ें हैं सब में काम काज करती नज़र आती हैं कंपनियां। इसके बारे में और क्या कहना चाहती है, इसके बारे में एक नज़र और डालने का प्रयास करते हैं इसके ऊपर, इसके पोटेंशियल को लेकर के। फिलहाल थोड़ा सा सिस्टम मेरे पास चार्जिंग का इशू आ रही है बार बार। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं और हम प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। इसका फंडामेंटली में जो प्रॉफिट लॉस कहता है वो क्या कहना चाहता है, प्रॉफिट लॉस में चलते हैं और वो ये दर्शाता है जो क्वार्टरली बेसिस में। उससे पहले एक पीयर्स कंपनी को कंपेयर करके देख लेते हैं पीयर्स कंपनी क्या कहना चाहता है इसके बारे में। पीयर्स कंपनी कहना चाहता है जो नियर अबाउट देखा जाए तो इन पीयर्स में कंपेयर करके देखें जिसको पी कहते हैं, पीयर्स में पी को कंपेयर करते हैं और पीयर्स के पी में जो एवरेज है वो 42 का है, और 42 के बेसिस पे इसको ये देखा जा सकता है जो नियरली सबसे कम किसका पी है, वो सबसे कम पी निकल के आती है एसआरएफ का, और सेकंड नंबर पे पी है इसी का 57.85 का टाटा केमिकल। अर्थात इसकी वैल्यूएशन क्या है कंपेरेटिव टू द इंडस्ट्रियल पोटेंशियल से थोड़ा सा मैच करती नजर आती है इनकी जो टॉप बेस्ट कंपनी है उसके हिसाब से। क्योंकि वैल्यूएशन सबकी सबकी मार्केट कैप तो ऐसी हुई सबकी बड़ी हुई क्योंकि मार्केट में यदि जिसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी उनकी प्राइस बढ़ेगी, तो उसमें क्या पी का कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता। वो तो एक इंडिकेटर दिखाता है अच्छा इनका जो इंडस्ट्रियल का पर अर्निंग जो कि पर शेयर है वो ये कहता है और ये इसके बेसिस पे ये कहता है। और यहाँ कुछ संकेत मैंने एआर वाला पार्ट्स में लिया है किसका ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो वो आप देख पाएंगे जहाँ पे टाटा का हमने देखा तो 12% मार्केट में पैसा है और बाकी कंपनियों का इससे ज़्यादा पैसा है। एक को छोड़ के जिसका नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज उसका 8% के आसपास है, बाकी 20%, 17%, 18% के आसपास है। हाँ एक चीज़ में यहाँ पे ये देखने को मिला जो टाटा के पास जो ए आर पार्ट है खास के ए आर टू प्रॉफिट में, वहाँ पे जितना प्रॉफिट बना है उसका 4 गुना से ज़्यादा इसका ए आर पड़ा हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे ऐसा ज़्यादा महसूस नज़र आता है, ये क्या इसको इफेक्ट करता है मार्केट को लेकर के या नहीं करता है, ये तो फंडामेंटल की चीज़ें हैं तो वो एक्सपेक्ट किस हिसाब से करता है वो समझने वाली बात है। क्वार्टरली कहती है डेटा जो लगातार इसमें ग्रोथ का लेवल बरकरार नहीं रहा है, कई क्वार्टर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला जबकि दिसंबर में या फिर मार्च में
दिसंबर मार्च को कंपेयर करें तो उसमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो थोड़ी सी गिरावट चढ़ावट वाली मार्केट रही है इनका। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट था वहाँ पे क्या हो रही है, 884 करोड़ का 841 करोड़ का नुकसान हो जाता है इस लास्ट क्वार्टर में। और इससे पहले कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट बनती नजर आती थी। ईयरली कहती है कि लगातार गिरावट वाला पोजीशन देखने को मिला। तो गिरावट कहाँ से बनती नजर आती है, गिरावट तो 14,000 करोड़ से जब था तो 10,000 करोड़ पे आया, फिर 10 से 12 पे गया, फिर 12 से 16 पे गया, फिर 15 पे आया। तब एक टाइम फ्रेम में गिरावट देखने को मिला, उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिवली ट्रेड देखने को मिला यहाँ पे। अब आते हैं अगले पोजीशन। अगला क्या कहती है इसके प्रॉफिट में, प्रॉफिट कहती है ओवरऑल इसका प्रॉफिट में नुकसान देखने को मिला करीब 435 करोड़ के आसपास। और की कंपनी लगातार 2,1500 तक का प्रॉफिट बना रखा है कंपनी ने केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज के अंदर, अर्थात केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। इसमें कुछ चार इंडिकेटर्स जो हिस्टोरिकल इंडिकेटर्स कहती है उसके बारे में क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है इसका सेल्स जो है वो सेल्स में बहुत ज़्यादा पुल बैक नहीं आया था, एक एवरेज कामकाज किया है। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बड़ा पुल बैक नहीं था। स्टॉक प्राइस सीजीआर देखा जाए तो सीजीआर भी काफ़ी गिरावट वाली थी, मतलब एवरेज कहा जा सकता है। उसको कुछ रिटर्न नहीं दिया है एज इन्वेस्टर को, जो कि लंबे पीरियड के लिए सोच के रखे थे। रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ देखा था, रिटर्न ऑन इक्विटी ये कहती है ये एक टाइम फ्रेम के डेटा है। और इसको टाइम फ्रेम के डेटा को हम चलते हैं बीएससी पे काम समझने का प्रयास करेंगे। पहले जानने का प्रयास करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी के बारे में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे एनएससी पे डेटा ओपन नहीं होता, तो हम चलने का प्रयास करते हैं यहाँ पे इसी के पोर्टल के ऊपर जिसका नाम है स्किनियर। स्किनियर में इन्वेस्टर पार्ट क्या कहता है, जिसमें सबसे बड़ा पोजीशन जो होगा वो टाटा सन्स का है। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी जो है टाटा सन्स है। और टाटा सन्स किसी से वैल्यूएशन करके देखा जाए तो एग्जैक्ट पता चलेगा जो इंडिया में एक बड़ी हस्तियों में सबसे बड़ा कंपनी कौन निकल के आती है। तो टाटा सन्स के पास करीब 31% की होल्डिंग। और रेस्ट देखा गया तो इनके पास टाटा ग्रुप के पास चाहे वोल्टास हो, टाटा इंडस्ट्रीज़ हो, टाटा केमिकल्स कंज्यूमर्स हो, टाटा कंपनी लिमिटेड हो, मतलब सबके पास कुछ ना कुछ पोजीशन रखे थे। फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिलता नजर आता है। अब यहाँ पे एफआई की पोजीशंस लगातार उसी के आसपास बनी हुई, जिस हिसाब से पहले था 14% के आसपास, वहीं के आसपास बनी है। डीआई की पोजीशन लगातार थोड़ा सा बिल्डअप भी हुआ है, कई बार गिरा भी है। तो फिलहाल अभी 20% के आसपास पोजीशन है। उसके बाद गवर्नमेंट की कोई पोजीशन नहीं है। पब्लिक की पोस्ट पर जो पोजीशन है, पब्लिक के पास कोई भी 1% से ज़्यादा की पोजीशन देखने को नहीं बनती नजर आती है। ये था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। एज ऑन टाइम फ्रेम में यदि देखा जाए कंपनी की परफॉर्मेंस की तरफ, तो कंपनी क्या दर्शाती है इसमें, एक साल के चार्ट को हम यहाँ पे बीएससी पे लो, एक साल के चार्ट में क्या दर्शाती है। स्टॉक में ये दर्शाती नजर आती है जिसकी जो प्राइसिंग थी वो एवरेज के प्राइस आसपास लगातार कामकाज करती नजर आई। और जहाँ पे एवरेज वॉल्यूम आई ना, जैसो कहते हैं एवरेज वॉल्यूम, एवरेज इस प्राइस पे जब भी आई मार्केट वहाँ से लगातार जंप करती नजर आई। उसके बाद दोबारा उसने अपनी जो एवरेज सपोर्टिंग लाइन था उसको चेंज किया, और सपोर्टिंग फिर यहाँ पे आके खड़ी हुई, जो कि पिछले पीरियड से 5% लगता है थोड़ा सा जंप होके हुआ। एक नज़र डाल देते हैं, ये पिछले परसेंट था नियर अबाउट 967, और ये होता है 1061, मतलब नियरली 967 से 5% करें तो 9×5=45, और 10% का लगता है यहाँ पे चेंज हुआ है। और 10% का यहाँ पे चेंज के बाद उन्होंने अपनी सपोर्ट लेवल को चेंज किया। और इनका रेजिस्टेंस फिलहाल देखा है तो रेजिस्टेंस फिलहाल की रेजिस्टेंस क्या कहती है, फिलहाल की रेजिस्टेंस तो ये कहती है जिस प्राइस पे उन्होंने टच करने की उम्मीद लेके चल रही है, क्योंकि यहाँ तक ये प्राइस गई थी, उसके बाद दोबारा चलने की तैयार होती नज़र आती है। और आगे चल कर के ऐसा देखने को मिल सकता है जिसकी परफॉर्मेंस आगे चल कर के इस लेवल पे आ सकती है। तो थोड़े से पीरियड में यदि यहाँ से पुल बैक होती नज़र आती है तो दोस्तों चाहो तो आप जितना इंडिकेटर यूज करो इंडिकेटर का यूज कर लेना। मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ढेर सारा इंडिकेटर्स है, इसको आप ट्राई कर सकते हो जो क्या इसका एक्सपेक्टेशंस है इस इंडिकेटर को लेकर के। हम चलते हैं इसके स्टॉक की जो लास्ट टेक्निकल के हिसाब से जो भी एज ऑन डेट परफॉर्मेंस लेवल कहती है वो दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिनके स्टॉक में ये पड़ा होगा, चाहे इनकी प्रमोटर्स ही क्यों ना हो, उनके में कितना 10 साल में 631%, 5 साल में 315, 3 सालों में करीब 43,
और ये 2 साल में 37। उसके बाद थोड़ा सा गिरावट का पोजीशन था। और एवरेज क्या निकल के आता है यहाँ पे, एवरेज मैं इसको चार्ट को देखूँ तो चार्ट का आंकड़न क्या कहती है, जो ये स्टॉक में कब जंप किया था 52 को, वो किया था मार्च में। और मार्च के बाद दोबारा सस्टेन करती नजर आई, लगातार बड़ी बड़ी सी गिरावट नहीं आई। हाँ, गिरावट थोड़ी सी थी, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी के साथ कामकाज करती नजर आती है। कंपनी का नाम था टाटा केमिकल्स इंडस्ट्री। और टाटा केमिकल पे हमने चर्चा करने का प्रयास किया, एक छोटा सा लर्निंग करने का प्रयास किया, जहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स थे उसको लेने का प्रयास किया, जहाँ से उसकी सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो देखने को ये मिली, जो एआर के बेसिस पे जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट के 4 गुना से ज़्यादा करीब एआर पड़ा हुआ है। और वो उसके बाद यदि पीयर्स में देखें तो पीयर्स में इनका जो पी था वो थोड़ा सा महंगा देखने को मिला, लेकिन बाकी सारी चीज़ों से थोड़ा सा, अदर कंपनी से थोड़ा सा कम ही देखने को मिला। उनकी एक राइवल्स कह सकते हैं, राइवल्स जो कि कंपटीटर हो सकते हैं उससे। तो दोस्तों, वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। कोई कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात करते हैं टाटा केमिकल के बारे में।